Okay, so to start today's session, let's quickly look at what we have learned in the last session. तो लास्ट सेशन में हमने टाइप ऑफ गैस उसका सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन एट कांस्टेंट प्रेशर ये वैल्यूज निकाले थे एंड देन वी फाउंड आउट व्हाट इज गामा गामा एज यू नो इज द रेशियो ऑफ Cp by Cv. So in the last session we basically for different types of gases we found out Cv, Cp and gamma. Okay, तो एक लास्ट टाइप ऑफ गैस हमारा बाकी रह गया था दैट इज पॉलीएटॉमिक गैस. सो अब तक हमने मोनोएटॉमिक गैस फिर डायटॉमिक में दो पार्ट्स देखे रिजिड एंड नॉन रिजिड. बट एज यू नो देयर आर मेनी gases which are polyatomic. For example, I told you methane gas, ammonia gas, NH3, okay, carbon dioxide. So you have many gases which has more than two atoms. तो हमको उसका भी Cp, Cv, gamma ये पता होना चाहिए. So today we will see what happens in case of polyatomic gas. ओके, तो बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं एक एग्जांपल से लेता हूं. तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ गैस समथिंग लाइक दिस, ट्राइएटॉमिक गैस है. ओके, और इसका ज्योमेट्री इज समथिंग लाइक दिस. ओके, इफ आई गिव दिस gas molecule energy, what can happen is this gas molecule can take up energy and start moving in straight line. मतलब ट्रांसलेशन मोशन होगा, मतलब एक्स वाई और जेड चेंज होगा. मतलब इस केस में ये जो गैस है इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, सो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 आएंगे, राइट. प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात जब होगी तो यू नीड टू रिमेंबर कि एनी पॉली एटॉमिक गैस, मतलब जब एक मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, मोर देन 2 एटम्स है, तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम भी होते हैं. सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम. कैसे? फॉर एग्जांपल थोड़ा इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा. एक तो ये एक्सिस है, तो मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, लेट अस से जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा. तो ये जो मॉलिक्यूल नंबर 1 है, लेट अस गिव सम नंबर, मॉलिक्यूल 1, 2 एंड 3. तो ये जो एटम नंबर 1 है ये बाहर आएगा और ये एटम नंबर 2 स्क्रीन के अंदर जाएगा. तो यू नीड टू इमेजिन. तो ये पहला रोटेशनल एक्सिस हो गया. ओके, तो यू हैव टू इमेजिन. ओके, तो दिस इज वन रोटेशनल एक्सिस, right. Let me copy this. I want to show all the 3 rotational axes. So ये आपका पहला रोटेशनल एक्सिस हो गया. दूसरा रोटेशनल एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है. तो यू कैन आल्सो हैव दिस सेम मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस व्हिच इज एक्स एक्सिस, लेट अस से. तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस जब रोटेट होगा तो व्हाट विल हैपन इज ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ओके, दीज 2 मॉलिक्यूल्स विल गो अप. फ्लिप फ्लिप कैसे होता है, बुक के पेज कैसे खुलते हैं, आई मीन आई जस्ट ट्राई टू शो विद द हेल्प ऑफ सम बुक दैट आई मे हैव हियर. ओके, तो ये बुक है. सो मान लो यहाँ पे आपका वो रेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका ब्लू है एंड हियर आल्सो ब्लू. सो द नीचे के लाइन पे 2 एटम्स है और ऊपर जहां पे मैंने बुक को पकड़ा है वहां पे एक एटम है. तो इट कैन रोटेट लाइक दिस. ओके, तो सिमिलरली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इस केस में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स का रोटेशन होगा, नीचे के 2 एटम्स का रोटेशन होगा, राइट. तो ये सेकेंड रोटेशनल एक्सिस है. देयर इज वन मोर रोटेशनल एक्सिस. तो यू नीड टू इमेजिन इसका और एक रोटेशनल एक्सिस है. देयर इज थर्ड रोटेशनल एक्सिस व्हिच इज अबाउट वाई एक्सिस. तो एक्स हो गया,
z हो गया, एंड y एक्सिस भी रहेगा वहां पे, सो देयर इज दिस y एक्सिस ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इस केस में, पहले केस में क्या हो रहा था, एक एटम बाहर आ रहा था स्क्रीन के, दूसरा अंदर जा रहा था, ये था पहला रोटेशन। दूसरा कैसे था, एज आई टोल्ड यू अबाउट एक्स एक्सिस। तीसरा, थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वाई के अबाउट जब रोटेट होगा तो दिस मोशन इज अप डाउन। तो एनीवेज, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जब पॉली एटॉमिक गैस की बात होगी तो 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। So molecule will require energy about all the 3 axes to rotate. So there are 3 rotational degrees of freedom. अब बात आती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। द थिंग इज, अब हर एक बुक का लिखने का तरीका अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वन थिंग, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, तो ये डिपेंड करेगा ज्योमेट्री के ऊपर। मतलब ये जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, इसमें एटम्स अरेंज्ड कैसे हैं, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है, आपने सीखा होगा इन केमिस्ट्री, यू मस्ट हैव लर्न टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री के ऊपर, डिपेंड करेगा किसी भी दो बॉन्ड्स का एंगल क्या है। तो वाइब्रेशन की जब बात आएगी तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना इजीली तुम बता नहीं सकते हो। क्यों? आई गिव यू जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट वन एग्जांपल। अब हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल, ये एटम ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, ये एटम भी ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। ओके, राइट, करेक्ट। सो दिस इज वन पर्टिकुलर वे ऑफ वाइब्रेशन। ये मॉलिक्यूल में 3 ही एटम है। द मोमेंट आई इंक्रीज नंबर ऑफ एटम्स, हो सकता है यहाँ पे एक चौथा मॉलिक्यूल, चौथा एटम भी हो इस मॉलिक्यूल में, राइट। तो अब ये फोर्थ एटम कैसा अरेंज्ड है, इसका ज्योमेट्री क्या है, वाइब्रेशन उस पर भी डिपेंड करेगा। सो वाइब्रेशन ऑफ atoms of molecule depends on the geometry of the molecule. So now the problem starts here. Some books will tell you that there are f degrees of vibrational freedom. Okay, अगर वहां पे f degrees of freedom है तो याद रखना, हमने पहले ही देखा है कि वाइब्रेशन में 2 टर्म होती है। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूट करेगा 3/2 केबीटी, ये आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से सीखा है। प्लस रोटेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 3/2 केबीटी। प्लस अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन एफ है तो आप बोलोगे एफ kBt/2, मतलब half kBt into f will be the contribution of energy due to vibration. But no, you should remember that वाइब्रेशनल टर्म में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टर्म्स थे। तो वाइब्रेशन विल कंट्रीब्यूट इन फैक्ट 2 times of half kBt into f, मतलब हर एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट 2, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, तो 2 into f, ये याद रखना। तो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक कंट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो आई एम टेलिंग यू इट डिपेंड्स फ्रॉम बुक टू बुक। कुछ बुक्स में बोलेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन आर 2f। 2f कहां से दिया उन्होंने? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से दिया। कुछ बुक्स आपको बोलेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एफ, लेकिन ये जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम है इसके 2 कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहाँ पे f into 2 and you will say this 2 is because
each degree of vibrational freedom has kinetic energy contribution and potential energy contribution. मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा हेवी टॉपिक है, so you have to keep little bit of patience here. तो 3/2 plus 3/2 is 3 kBT प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, F kBT, F kBT, तो ये आपको मिल जाएगा यहां से 3 plus F kBT. दिस इज टोटल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा था. दिस इज टोटल एनर्जी. अब आपको पता है कि आप CV कैसे निकालते हो, DE/dt. तो व्हेन यू डिफरेंशिएट, व्हेन यू टेक डेरिवेटिव ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू T, तो ये आपको मिलेगा d dt ऑफ E 3 plus F kBT. तो ये आपको मिल जाएगा 3 plus F into kB. Okay, this is CV, right? Good. Well, where did we make some mistake? हमको पता होना चाहिए कि जब आप CV बोलते हो तो आप कभी भी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हो. हम यहाँ पे जब 3 plus F kBT एनर्जी की बात कर रहे हैं तो दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल. तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे Na आएगा. तो Na into kb is R, so you have Na into kb which is R. तो ये आपको मिल जाएगा 3 plus F into R, this is CV. अब Cp कैसे निकालते आपको पता है, Cp is CV plus R. तो 3 plus F into R plus R, तो ये आप R कॉमन निकालोगे, 3 plus F plus 1, so you will get 4 plus F into R. तो आपको गामा मिलेगा Cp by CV, that is 4 plus F into R upon 3 plus F into R. So you will have gamma as 4 plus F upon 3 plus F. Right? This is gamma for a polyatomic gas. मैं आपको वापस रिपीट करके दे रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक हेवी है, but we will make it simple. The idea here is, in all these topics, आपको करना क्या है? What you're supposed to do is, okay, so the idea here was to find CV, Cp and gamma for a polyatomic gas. तो आप polyatomic gas का CV, Cp और gamma फाइंड करना चाहते हो, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या है? एज यू रिमेंबर, यू गो अदर वे राउंड. अब उल्टा चालू करो, गो फ्रॉम लास्ट स्टेप टू फर्स्ट स्टेप. हमको गामा फाइंड करना है. गामा के लिए Cp चाहिए, CV चाहिए. ओके, Cp फाइंड करना है तो CV लगेगा. CV फाइंड करना है तो आपको टोटल एनर्जी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू T, where T is of course टेम्परेचर. ओके, आपको अगर E चाहिए तो E डिपेंड करता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे. इसका मतलब पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते कहां से है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं ट्रांसलेशन से, रोटेशन से और वाइब्रेशन से, राइट? अब आपको एक एक करके पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 रहते हैं. इफ द गैस मॉलिक्यूल इज बेसिकली फ्री टू मूव इन 3 डायमेंशन, अगर गैस मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में मूव होना अगर उसको परमिटेड है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही आने वाले हैं हमेशा. सो यू हैव अ गैस which is in a container. कंटेनर मतलब 3D like a cube. ओके, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ही. 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम will always be there. Now
रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जब बात होती है, अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अगर आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में यू हैव टू रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली, वन अबाउट दिस एक्सिस z, अदर अबाउट y एक्सिस। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब जिस लाइन पे दोनों एटम्स है मॉलिक्यूल के, उसके अबाउट रोटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं होता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल चाहे वो रिजिड हो चाहे वो नॉन रिजिड हो, rotational degrees of freedom are two. But when you talk about polyatomic gas, you have more than two atoms in that molecule, maybe three, maybe four, maybe five, so on and so forth. So in this case, there are three axes of rotations. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देता हूँ just to show that this is a molecule. Now there are three axes of rotation. One is this axis of rotation about z axis, okay. दूसरा है about y axis, तीसरा है about x axis. So the molecule can rotate about all the three axes and it requires energy for rotation. So in this case, you will have rotational degrees of freedom as 3. Polyatomic जैसे ही नाम सुना तो rotational degrees of freedom 3 होते हैं, ये पता होना चाहिए, 3 होते हैं। अब इसमें स्पेशल केस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पॉली एटॉमिक में भी मैं एडवांस में बता देता हूं आपको, ये वैसे एक्चुअली जेई नीट में करने वाले हैं हम, बट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। पॉली एटॉमिक में भी दो केस है, एक है लीनियर पॉली एटॉमिक, एक है नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो दो आपके पास ऑक्सीजन है और एक आपके पास कार्बन एटम है। सो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें तीनों एटम्स मॉलिक्यूल के एक स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस केस में वापस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल के सारे एटम सेम स्ट्रेट लाइन पे है तो वहां पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 होगा। नॉन लीनियर का केस मैंने अभी अभी आपको बताया। नॉन लीनियर का केस कैसा होता है, यू ऑलरेडी नो नाउ। इन केस ऑफ नॉन लीनियर यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख रहा हूं, मतलब मैं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं, ओके राइट। तो इन जनरल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस दे आर 3। अब बात आती है डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम की। नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम बुक टू बुक। कोई बुक आपको बोलेगा कि 2f डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। 2 क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में दो टर्म्स होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई आपको बोलेगा f डिग्री ऑफ फ्रीडम लो और इस f के 2 कंट्रीब्यूशन है, ऐसा काउंट करो, एक ही बात है, इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। तो जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। 3 + 3 + f, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। आई विल सजेस्ट यू कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात ही मत करो, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात मत करो। बेटर यू टॉक अबाउट टोटल एनर्जी। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि आप टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे, आप बोलोगे 3 + 3 + f, 6 + f, फिर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केवीटी एनर्जी। तो यहाँ पे गलती होने के ज्यादा चांसेस है। बेटर वे इज दैट you write down degrees of freedom individually and energy individually. The total energy of a single molecule of polyatomic gas is translational plus rotational plus vibrational. फिर आप बोल सकते हो
कि ट्रांसलेशनल एनर्जी तो 3/2 केबीटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। रोटेशनल में भी 3/2 केबीटी आएगा, क्योंकि आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन वाइब्रेशन के केस में, फॉर द केस ऑफ वाइब्रेशन, यू विल से हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन हर एक f दो कंट्रीब्यूशन करता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, राइट? गुड। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस, ओके? तो यहां ऐसा करने के बाद गलती के चांसेस हो जाते हैं कम, राइट? तो अब आपके पास हो जाएगा 3 kBt, 3/2 प्लस 3/2 इज 3, ओके? ये कैंसल, तो ये f kBt। तो अब आपके पास ये आ गया एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, 3 प्लस f kb इंटू टी, राइट? देन टोटल एनर्जी की जब बात करूंगा, अगर मेरे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल एनर्जी इज Na इंटू एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, दैट इज Na इंटू 3 प्लस f kBt। तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गया। तो Cv कभी भी, मोलार स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, कभी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं होता, वो टोटल गैस का होता है, जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, आपको मिल जाएगा 3 प्लस एफ Na kb, आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव Na इंटू के बी इज आर, तो 3 प्लस एफ इंटू आर। तो ये आपको मिल गया Cv। फिर Cv से आपको मिल जाएगा Cp, विच इज 4 प्लस एफ इंटू आर। यहां से आपको मिल जाएगा रेशो 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, राइट? बाकी डिटेल्स हम जब क्वेश्चंस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। नाउ वन थिंग इज देयर, यहाँ पे रिजिड, जब जब आप वाइब्रेशंस की बात करते हो तब तब वहां पे नॉन रिजिड होता है। अगर बॉन्ड लेंथ, रिजिड में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन रिजिड? रिजिड में किसी भी दो एटम्स का जो बॉन्ड है वो फिक्स है, बॉन्ड लेंथ फिक्स है, तो वाइब्रेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ डंबल। आपके पास डंबल है, उसके दो एंड पे दो बॉन्ड्स है, वो क्या, द डिस्टेंस विल नेवर चेंज, राइट? लेकिन अगर मैंने दो बॉल्स के बीच में स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया तो दे कैन आल्सो वाइब्रेट। तो जब जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हो तो रिजिड तो हो नहीं सकता, बॉन्ड्स कैन नॉट बी रिजिड, नहीं तो वाइब्रेशन कहां से हुआ फिर? हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पॉली एटॉमिक में हमारे पास, आपको पता है पॉली एटॉमिक में यू में हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहां पे एक बॉन्ड तो है नहीं, तो वहां पे हो सकता है 3 बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड हो। CH4 मीथेन की बात करोगे तो मीथेन में तो C कार्बन एटम के 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स है, तो देयर आर 4 बॉन्ड्स, राइट? ऐसा क्यों होगा कि एक हाइड्रोजन के साथ नॉन रिजिड बॉन्ड है, दूसरे के साथ रिजिड? ऐसा तो होगा नहीं, या तो सब रिजिड होंगे या सब नॉन रिजिड होंगे, ओके? तो जब भी आप वाइब्रेशन की बात करते हो तो bond is non-rigid, so that is non-rigid because otherwise there are no vibrations. So this is something you need to understand. जब जब वाइब्रेशन टर्म लिखा मतलब नॉन रिजिड की बात हो रही है यहाँ पे, ओके? गुड। अगर ऐसा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, ओके, हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, उसमें एक बॉन्ड फिक्स है, बाकी के बॉन्ड्स दे आर फ्लेक्सिबल, तो फिर इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल एंड हाउ मेनी आर रिजिड। तो हम वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल होना चाहिए, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, वी विल कीप इट एज सिंपल एंड एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, राइट? तो लेट अस नोट इट डाउन। अब पॉलीएटॉमिक गैस क्या होता है? सो पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में कितने, कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बस इतना स्पेसिफाई करना है। सो पॉलीएटॉमिक गैस
molecule has 3 degrees of 3 degrees of translational freedom, 3 degrees of rotational freedom, आप ऐसा ही बोल सकते हो 3 translational degrees of freedom, doesn't make any difference. Okay, it's just the way of writing. And number of degrees of freedom, number of degrees of vibrational freedom depends upon the geometry of the molecule, depends upon the geometry of the molecule, okay. So let us say, let a polyatomic gas molecule has f degrees of vibrational freedom. Okay, so in this case, energy associated with vibration is energy associated with vibration is, तो मैं लिख देता हूं E vibration is equal to kinetic energy of vibration plus potential energy of vibration. This is important. Okay, तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा हाफ kBt कंट्रीब्यूशन प्लस ये आएगा हाफ kBt कंट्रीब्यूशन. सो दिस इज इक्वल टू kBt, राइट. लेकिन हमारे पास टोटल f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, तो मल्टीप्लाई बाय f भी करना पड़ेगा हमको. तो आपको मिल जाएगा f kBt एज अ टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाइब्रेशन. ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इतना आपको पता होना चाहिए. दिस इज E वाइब्रेशन. सिमिलरली, as you know, translational 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो 3/2 kBt, एंड रोटेशनल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो 3/2 kBt. ओके, देयरफॉर टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल is 3/2 kBt, which is coming from translation, plus 3/2 kBt, which is coming from rotation, and f kBt coming from vibration. तो टोटल आ जाएगा 3 kBt plus f kBt. So you will have this as 3 plus f kBt. ओके, ये सिंगल मॉलिक्यूल का है क्योंकि पर मॉलिक्यूल बोला है मैंने. देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ an a number of molecules is, we will have this as 3 plus f into na kBt. This is total energy E. We know that, what do we know? We know that molar specific heat at constant volume Cv is nothing but dE by dt, which is equal to d dt of
E, where E is 3 plus F Na kb into T. So as you know, 3 plus F constant, Na constant, kb constant, dt by dt will be 1. तो आपको मिल जाएगा Cv as 3 plus F into Na kb. So this will be 3 plus F into R. Why? Because as you know, since R is nothing but Na into kb. Okay. Also from Myers relation, you will have Cp as Cv plus R. So this is equal to 3 plus F into R plus R, that is equal to R कॉमन निकाल लो, 3 plus F plus 1 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा Cp as in total 4 plus F into R. Therefore, gamma, which is ratio of specific heat, so therefore ratio of specific heat is 4 plus F into R upon 3 plus F into R cancel. Therefore, you have gamma as 4 plus F upon 3 plus F. Right? While solving numericals, be careful. F is number of degrees of freedom of vibration. मैं एग्जाम्पल जब लूंगा तब क्लियर हो जाएगा, पर हर एक F के साथ दो एनर्जी के टर्म्स लिए हैं हमने, तो वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. तो अब ये जो टेबल कल हमने बनाया था, इसमें कुछ रह गया था, मतलब पॉलीएटॉमिक रह गया था, तो 3 प्लस F, दिस इज 4 प्लस F, this is 4 plus F upon 3 plus F. So this is what you have. Okay, done. So this marks the end of first part of chapter 3. मैंने आपको बताया था kinetic theory of gases and radiation. तो इस chapter में दो parts थे. Kinetic theory ends here. So let us start with second part, which is radiation. Okay, तो आज मैं रेडिएशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ बेसिक टर्म्स जो है हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, और कल के लेक्चर में ये रेडिएशन पार्ट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट होगा वापस से एक बार. ओके, राइट. तो व्हाट इज रेडिएशन? बिफोर आई गो टू रेडिएशन, इन 11th स्टैंडर्ड जब आप टेम्परेचर रिलेटेड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट सीखा था. तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. वन इज कंडक्शन, अदर इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन. Those who don't know, I will just quickly go through what is conduction, what is convection, and what is radiation. ये तीनों टॉपिक्स हमने 11th में इंट्रोड्यूस किए थे. तो कंडक्शन, फॉर एग्जांपल, ये आपके हाथ में एक मेटालिक रॉड है, जैसे कि चम्मच मान लो. यू हैव अ स्पून इन योर हैंड, यू आर हिटिंग वन एंड ऑफ द स्पून ऑफ द रॉड, और हीट अपने आप दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, और यू फील वार्म, आपको चटका लगेगा. हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्यों, मैंने तो दूसरा एंड गर्म किया, मुझे क्यों, व्हाई आई एम फीलिंग हॉट, बिकॉज आई एम होल्डिंग दैट स्पून इन माय हैंड. तो दूसरा एंड क्यों गर्म हुआ? सो इट इज बिकॉज यू शुड नो दैट दिस इज सॉलिड, and that too a metal.
तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। तो अभी व्हाट हैपेंस इज, जो मॉलिक्यूल्स बर्नर के पास में है, सो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा सा, ओके। तो जो एंड को आप हीट कर रहे हो, वहां पे जो पार्टिकल्स या एटम्स है, दे आर रिसीविंग हीट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, मतलब बर्नर इन दिस केस। एंड यू ऑलरेडी नो, फॉर अ मेटल दिस स्मॉल रेड डॉट्स, ये आयोन्स है। आयोन्स क्या है मैंने आपको बताया था, जिसको याद नहीं मैं वापस बताता हूं। हमारे पास एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर अ मेटल लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनी मेटल हैज either one or two or three electrons in its outermost orbit. These three electrons are far away from the nucleus and the force is less, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स कम है। सो दे आर लूजली बाउंड, मतलब वो लूजली बाउंड है, थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो वो चल दी। सो इफ दे गेट लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, दे इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। अब ये थोड़ा बहुत एनर्जी कहां से मिलेगा, हीट फ्रॉम रूम टेम्परेचर, फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग में हीट है ना, तो रूम टेम्परेचर हीट इज सफिशिएंट टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जाने से पहले क्या सिचुएशन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम आर द सेम, इक्वल। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब देयर इज मोर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया। अभी 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो मैंने आपको बताया था, ये जो स्मॉल रेड डॉट्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे, दिस डॉट्स ओवर हियर, दिस डॉट्स आर आयन्स, मतलब दे हैव शॉर्टेज ऑफ 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव लॉस्ट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस्ट वेयर, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, मटेरियल के अंदर ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ओके, राइट। सो नाउ यू नो कि ये जो आयन्स है, इसमें क्या क्या है। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, सराउंडिंग में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, राइट। तो आयन्स आर हेवी। क्यों हेवी, क्योंकि न्यूक्लियस हेवी होता है। यू शुड नो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इनसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स तो लाइट वेट होते हैं ना, तो अब ये हेवी होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, बट दिस आयन इट वाइब्रेट्स एट इट्स ओन पोजीशन। ओके, जब मैं इस रॉड के ए एंड को हीट करता हूं, तो ए एंड पे जो जो आयन्स है, वो एनर्जी, हीट एनर्जी कहां गया, वो आयन्स के पास गया। आयन्स या जो पार्टिकल्स है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड। पहले वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कम था, अब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि हीट मिल गया। तो जब हीट मिलेगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, चौथा पांचवे को करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे अपने नेबर्स को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन विथ मोर एम्पलीट्यूड, कोलिजन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो दिस कोलिजन्स आर नॉट इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन है, बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन particle or molecule to the other ion, to the other ion, right? It is just like playing game of pillow. जब तक म्यूजिक चलता रहा, मैं मेरे नेबर को पिलो देते रहूंगा, ये एनर्जी दे रहे हैं, that's it. Okay, now the thing is, this is how energy is being transferred from one end to other end of the same rod.
अभी अगर मेरे पास एक रॉड यहाँ पे है, दूसरा रॉड मेरे पास यहाँ पे है, ओके, मैं दूसरे रॉड को हीट नहीं कर रहा हूं और पहले और दूसरे रॉड के बीच में कुछ मीडियम भी नहीं है, सो देयर इज नो वे कि पहले रॉड से दूसरे रॉड तक हीट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या, कंडक्शन में व्हेन यू टॉक अबाउट कंडक्शन, for the heat to flow from one point to another, a material medium is required, right? तो material medium लगेगा. So conduction is a mode of transfer of heat from one end to another end of the same material, same substance, right? Via collisions with the neighboring particles. This is conduction. अब कन्वेक्शन में क्या होता है, दूध गर्म किया होगा घर में, पानी भी गर्म किया होगा, राइट? तो व्हाट यू डू इज, ये एक कंटेनर लिया, उसमें ऑफ कोर्स देयर इज सम लिक्विड और नीचे बर्नर लगा दिया, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले हीट उनको मिलता है और वो हीट मिलने के बाद दे बिकम लाइट, लिटिल लाइट, लाइट इन द सेंस कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस भी बढ़ता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हीट लेके ऊपर जाते हैं और ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है जिनका टेम्परेचर कम है वो नीचे आते हैं, राइट? तो यहां पे क्या हुआ कि एक्चुअली एक मॉलिक्यूल या एक आयन, राइट, वो हीट लेके खुद गया, नेबर को नहीं दिया, वो खुद गया, दैट इज कन्वेक्शन। यहां पे भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है, राइट? क्योंकि ये एक ही टाइप ऑफ लिक्विड में हो रहा है, जैसे मैं दूध गर्म कर रहा हूं तो यही होता है, नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिल्क के टू नियर द बॉटम ऑफ द बर्नर, दे गेट हीटेड अप, दे गो अप, ऊपर के ठंडे जो है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, राइट? तो ऐसा चलता रहेगा कब तक, जब तक सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते तब तक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कन्वेक्शन। देन थर्ड टाइप is radiation. Radiation is one of the modes of heat transfer which involves continuous emission of energy in the form of electromagnetic radiation, जिसको फोटोन बोलते हो, ओके, राइट? और याद रखना जैसे सन, हमारा नियरेस्ट स्टार सन, वहां से हीट मिलता है क्या हमको? मिलता है ना, क्योंकि आप ठंड के दिन में बाहर खड़े रहते हो, फिर यू रिसीव हीट फ्रॉम सन। क्या हमने पहले वहां पे कुछ मीडियम डाला क्या और तो सन के बीच में? नहीं। तो सन इज कंटिन्यूअसली transmitting heat in the form of radiation that reaches you even without a medium. So radiation is a mode of transfer of heat in which there is no medium required, one thing. Secondly, radiation is mode of transfer of heat which involves continuous emission of energy from a body, from the surface of a body due to thermal energy, okay? क्योंकि उस सन के पास फॉर एग्जाम्पल थर्मल एनर्जी है, उसके पास हीट है, तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ओके? ये जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, इमिट हो रहा है, मतलब इसको आप बोलते हो रेडिएंट एनर्जी। तो एनर्जी इफ इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी, ओके? देन जैसे मैंने बताया, for radiation, for the third mode of transfer of heat, no material medium is required, and importantly ये fastest mode of heat transfer है, सबसे फास्ट हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होता है। क्यों? एज आई टोल्ड यू, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है बिकॉज ऑफ हीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड क्या होता है? 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। So this is the fastest mode of transfer of heat. This is something very important, okay? तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। Now
You should be clear on this. What is conduction, what is convection, what is radiation, what are the properties of radiation, because we will be focusing only on radiation in this chapter. We will not talk about conduction, we will not talk about convection, क्योंकि वो 11 में कर लिया हमने. यहाँ पे radiation की बात करनी है. What is radiation? Radiation is mode of transfer of heat which does not require material medium. Radiation is mode of transfer of heat. A body emits energy from the surface because of temperature, because of thermal energy. This is radiation. अब मान लो हमारे पास एक मटेरियल है. Let us say I have a material. It may be metal, it may be glass. Okay, तो जब रेडिएशन मतलब एनर्जी बिकॉज ऑफ हीट इस पे इंसिडेंट होगा, राइट? तो क्या इंसिडेंट हो रहा है? रेडिएशन किस पे? मैटर पे. सो वी हैव टू सी हाउ radiation interacts with matter. So interaction of radiation with matter. मान लो total energy Q is incident on a matter, on a substance. तो क्या होगा? या तो ये रिफ्लेक्ट होगा, part of this is reflected, part of this is transmitted, and some part is basically absorbed. So total radiant energy incident on a matter may be reflected, may be transmitted, may be absorbed. Okay, so you can write down total energy, radiant energy की बात चल रही है, absorbed और reflected और transmitted. मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय Q कर देता हूं. So let us divide by total energy incident. Q is the energy incident. कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ? ओके, तो QA by Q plus QR by Q plus QT by Q. Q by Q is 1. ये जो रेशो आया आपके पास, एनर्जी एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब. मान लो यहाँ पे 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी वॉज इंसिडेंट. ओके, उसमें से 20 एब्जॉर्ब हो गया, 30 कैलोरीज रिफ्लेक्ट हो गया, तो 50 कैलोरीज will be transmitted. This is what I am saying. So ratio of energy absorbed to that of energy incident, मतलब ये, this is called as coefficient of absorption denoted by A. Ratio of energy reflected to that of energy absorbed is called as coefficient of reflection, R. Ratio of energy transmitted to that of energy absorbed total energy incident is called as coefficient of transmission, T. So A plus R plus T equal to 1, right? Coefficient of absorption plus coefficient of reflection plus coefficient of transmission is equal to 1. So you have R equal to 1, right? So that this much is sufficient as far as introduction part is concerned for radiation. Okay, I will revise this again in the next session and we will go into details of everything in the next session.